हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बोर्ड परीक्षा में आने वाला इंग्लिश के विषय में, इंग्लिश के पेपर में जो आपका ग्रामर का पोर्शन होगा उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है क्वेश्चन से संबंधित। ये आपको लाइनें दी गई होगी और उसमें से आपको प्रश्न बनाना है, जिसको आप फ्रेमिंग क्वेश्चन या फिर टैग क्वेश्चन या टेल क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन पर बात करेंगे आज। तो अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है? तो फ्रेमिंग क्वेश्चन से समझने से पहले अपन थोड़ी सी टेंस पे चर्चा करेंगे। वैसे टेंस से संबंधित वीडियो यूट्यूब चैनल GOVT.English पे हमने पहले से डाल दिया है, जिसमें क्वेश्चन बनाना भी बताया गया है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा टेंस से संबंधित बातें भी कर लेंगे। साथ में इस बात पर भी चर्चा कर लेंगे भी फ्रेमिंग क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन जो होता है वो दो प्रकार से बनता है। प्रश्नवाचक जो वाक्य बनते हैं ना, फ्रेमिंग का मतलब होता है फ्रेम तैयार करना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न का। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। दो प्रकार से शुरू करके हम किसी शब्द को शुरू करके और अपन प्रश्नवाचक बना सकते हैं। जैसे एक पार्ट मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना। तो मान लो कोई हेल्पिंग वर्ब है, जैसे टेंस में जितनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे टेंस से संबंधित जैसे डू आता है, डज आता है, डिड आता है, हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है, इज एम आर आता है, या फिर वाज वर आता है, हैज बीन आता है, हैव बीन आता है, या फिर हैड बीन आता है, विल बी, सेल बी, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। इस प्रकार की बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है टेंस में संबंधित। तो उस हेल्पिंग वर्ब को अपन सब्जेक्ट से पहले लगा करके भी प्रश्न को बना सकते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब से संबंधित ये होता है कि अगर मॉडल जो होता है ना, मॉडल जैसे विल सेल को मॉडल में लेते हैं, कैन होता है, कुड होता है, सेल शुड आ गया, मे माइट आ गया, विल वुड आ गया, मस्ट आ गया, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड। इस प्रकार से जो ये जो वर्ड होते हैं ये भी अपन अपने फ्रेमिंग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मॉडल अगर आएगा तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप होता है उसमें सहायक क्रिया जो लगती है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू, डज और डिड का यूज अगर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। हैज, हैव और हैड का प्रयोग होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इज एम आर वाजबर का प्रयोग होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग होगा। हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING या फिर सिंस फोर का साथ में प्रयोग होगा। हैड बीन का प्रयोग होगा तो उसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING या सिंस फोर का प्रयोग होगा। विल भी, सेल भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगा। विल हैव, सेल हैव लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। विल हैव बीन, सेल हैव बीन लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस है उसके साथ में ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फोर लगेगा। इस प्रकार का रूल रहता है कुछ इस प्रकार से। दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होकर के भी अपन प्रश्न बना सकते हैं। सामान्य सी बात कर रहे हैं कि कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। उनकी सहायक क्रिया से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे वाट आ गया, वेहन आ गया, वाई आ गया, वेयर आ गया, हु आ गया, हुज आ गया, हुम आ गया, हाउ आ गया, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनकी सहायता से भी अपन वाक्य को बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन डू डज से संबंधित बनने वाले। डू और डज से प्रश्न बनाना। डू और डज से प्रश्न बनाना किस प्रकार से रहता है? डू और डज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है। और मान के चलें कि डू का प्रयोग बहुवचन के लिए और डज का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। और सामान्य वाक्यों में डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है। ये डू के साथ लगता है, ये डज के साथ लगता है, इतना फर्क रहता है। तो जैसे अगर ये फॉर्मेट रहता है, जैसे पहले सब्जेक्ट आ जाए, मान लो एक वचन आता है तो पहले एक वचन आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसी ऐसे जुड़ के आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अगर बहुवचन आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी एस नहीं लगता और ऑब्जेक्ट आता है। अगर इस प्रकार के पैटर्न में अगर को पैटर्न को अगर अपन क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो कर्ता के अनुसार क्या करते हैं? कर्ता अगर एक वचन है तो डज लगाएंगे, कर्ता अगर बहुवचन है तो डू लगाएंगे। डू और डज इनमें से एक का प्रयोग करना है, फिर अपन को सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसके साथ अगर एस या एस पहले से जुड़ा है तो उसको अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, सीधी फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहने का भाव क्रिया की प्रथम फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा अगर डू और डज के वाक्य को प्रश्नवाचक में लिखते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क
लगा देंगे। ओके, पेपर में जो लाइन दी गई है, पेपर पे क्या होगा, आंसर दिया होगा और उसको प्रश्न बनाना होगा, यानी प्रश्न बनाने के आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपके आंसर में यस या नो आता है, जो यहाँ लिखा ना, अगर आंसर में क्या आता है, यस या नो आता है, तो क्वेश्चन बनाते समय उसकी सहायक्रिया लगेगी और यस या नो को हटा देंगे, यानी यस या नो का रेफरेंस जो है वो प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं लिया जाएगा। यस या नो को वाक्यों में नहीं लिखा जाएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में, यस या नो को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओके, आंसर के अंदर अगर आई या वी आया है तो उसको आप यू में चेंज कर देंगे। अगर जो लाइन दी गई है उसमें अगर आई आया है या वी आया है तो उसको यू में चेंज कर देंगे, और अगर यू आया है तो उसको आई या फिर वी में चेंज कर देंगे, यानी आई का यू बनेगा, यू का आई बनेगा। कहने का भाव यह है कि यहाँ इस प्रकार की कंडीशन पैदा कर दी गई है कि एक पूछने वाला है और एक जवाब देने वाला है। जैसे पूछने वाला कहेगा तुम, तो जवाब देने वाला कहेगा मैं। ओके, इस प्रकार से आई को यू और यू को आई में चेंज कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे जैसे ये आएगा आपके एग्जाम में, इस प्रकार से लिखा होगा एग्जाम में, आई लाइक मैंगोज। अब यहाँ लाइक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ आई है, आई और वी, आई को जो है वो बहुवचन ग्रुप में माना गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए आई लाइक मैंगोज आएगा। तो यहाँ अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप यूँ समझो कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्य है। तो आप क्या करोगे, आई के हिसाब से डू लगाओगे और आई को चेंज कर दोगे यू में, डू यू लाइक मैंगोज, इस प्रकार से लिखोगे। मान लो अगर ऐसे आता है, यस ही रीड्स ए बुक, यस ही रीड्स ए बुक, तो रीड के साथ में ऐसे लगाए, इसका मतलब डज आएगा, डज ही रीड, यानी इसके साथ में एस या एस जो जुड़ा है उसको अपन हटा देंगे, डज ही रीड ए बुक और प्रश्नवाचक निशान। अगर इस प्रकार से आता है, नो सी डज नॉट लाइक मैंगोज, तो सी अगर आया है तो डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, डज सी लाइक मैंगो। ओके, क्योंकि मैंने पहले बता दिया भी क्वेश्चन के अंदर यस या नो को नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ नो है तो नो को भी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं लिया गया है, और यस है तो भी प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं लिया गया, तो यस या नो को हटा देंगे, आई को यू और यू को आई में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट आपको समझा दिया गया। ओके, चलते हैं आगे। अगर वाक्य इस प्रकार से आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक्रिया होती है डिड। सेम चीज रहेगी, यस या नो को हटा देंगे, आई को यू और यू को आई में चेंज करेंगे, और अगर डिड आता है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा पहले। मान लो सब्जेक्ट दिया है प्रश्नवाचक वाक्यों में, मतलब जो आपका पेपर दिया गया है उसमें सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉरी, और ऑब्जेक्ट है। यानी इस प्रकार का पैटर्न अगर दिया गया है, पहले करता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में किस प्रकार से बनाओगे आप, सबसे पहले डिड का प्रयोग करोगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी जो सेकंड फॉर्म है वो अब किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और यूज हो जाएगा डिड का और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाया गया है, जैसे मान लो इस प्रकार से पेपर में आ रहा है, यस राजू लाइक्ड माई गिफ्ट, ध्यान से देखो, यस राजू लाइक्ड माई गिफ्ट, तो माई को जैसे आई को मतलब वी में या आई को यू में चेंज करते हैं, वी को यू चेंज करते हैं, इस प्रकार आई को यू में चेंज करेंगे तो माई भी योर आएगा और योर माई आएगा। तो यस राजू लाइक्ड माई गिफ्ट है, तो यस या नो को यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन राजू के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में डिड का प्रयोग होगा। सबसे पहले अपन डिड लगा दिया, उसके बाद में राजू आ गया, डिड बाद में क्या सेकंड फॉर्म की बजाय अपन फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड राजू लाइक माई को योर में चेंज कर देंगे और गिफ्ट का गिफ्ट लिख देंगे और प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक जो निशान है वो लगा देंगे। इस प्रकार से अपन इसको चेंज करेंगे। दिस सेकंड सेंटेंस देखो आप, नो आई डिड नॉट वांट टू ईट मैंगो, तो नो और यस को प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ डिड आ गया तो डिड सबसे पहले लगाएंगे, आई को यू में चेंज करेंगे, यस या नो को नोट को नहीं लगाएंगे, वांट का वांट लगाएंगे, टू ईट मैंगो को सेम लगा देंगे। ये वाक्य अपन प्रश्नवाचक बन गया। अब देखते हैं हैज और हैव अगर आता है तो क्या करते हैं। हैज और हैव से अगर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना आता है तो हैज और हैव जो सहायक्रिया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित सहायक्रिया हैज और हैव। तो सबसे पहले कर्ता लिखा होता है, उसके बाद में एक वचन तो हैज और बहुवचन तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मोस्टली। अगर इसको प्रश्नवाचक बनाना है तो कर्ता के अनुसार से एक वचन तो हैज और बहुवचन तो हैव सबसे पहले लिखे जाते हैं, उसके हिसाब से कर्ता
वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, यस ही हैज़ कम योर स्कूल, ये वाक्य अगर दिया गया है आपके प्रश्न पेपर में तो आप चेंज कैसे करोगे? ही हैज़ अगर आ गया तो हैज़ सबसे पहले लगाओगे, यस या नो को नहीं लगाओगे वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में इनको हटाओगे बिल्कुल। हैज़ ही कम माई स्कूल, कम थर्ड फॉर्म है, यहाँ कम फर्स्ट भी होती है और थर्ड भी होती है दोनों, और योर को माई में चेंज कर देंगे, स्कूल का स्कूल लगा देंगे। ओके, मान लो इस प्रकार से आ जाता है, नो दे हैव प्लेड मैच, तो नो और यस को नहीं लगाएंगे, आपको कई बार बता दिया है प्रश्नवाचक वाक्यों में। हैव का हैव लगाएंगे, दे का दे आ जाएगा, प्लेड का प्लेड और मैच का मैच, इस प्रकार से एक प्रश्न बन जाएगा। मान लो हेड से प्रश्न बनाना आता है, तो हेड ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हेड, तो हेड से अगर जिस प्रकार से अगर सेंटेंस का पैटर्न ये रहता है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो हेड को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मान लो ये पैटर्न अगर रहता है एग्जाम में आपके, यस ही हैज़ सोल्ड ए कार, तो क्या रहेगा, हेड पहले आएगा, ही का ही आएगा, सोल्ड का सोल्ड आएगा, ए कार का ए, बिल्कुल ईजी है। मान लो ये पैटर्न रहता है, नो राम हैड नोट बोट ए बुक, तो हेड का हेड आएगा, राम का राम आएगा, बोट का बोट आएगा, ए बुक का ए बुक आएगा, यानी बिल्कुल ईजी पैटर्न रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। आप कमेंट जरूर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। पांचवा ये रहता है हैज़ बीन, सॉरी हैज़ बीन या हैव बीन से अगर प्रश्न बनाना आ जाता है या फिर हैड बीन से प्रश्न बनाना आ जाता है तो क्या करेंगे? यानी हैज़ बीन और हैव बीन रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, और हैड बीन का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। दोनों का पैटर्न एक ही है, इसलिए मैं आपको कॉमन बता देता हूँ। मान लो सब्जेक्ट आ गया, पहले सब्जेक्ट आया है, हैज़ बीन आया है, हैव बीन आया है, हैड बीन आया है, इसके साथ मोस्टली टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। अगर निश्चित समय नहीं है तो फॉर लगेगा, अगर निश्चित समय है तो सिंस लगेगा, उसके बाद में टाइम से संबंधित जो भी बात लिखी गई उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार का अगर पैटर्न आपके एग्जाम में रहता है, पेपर में दिया गया होता है, तो आप कैसे चेंज करोगे? कर्ता के अनुसार क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे? कर्ता अगर आता है हैज़, एक वचन तो हैज़ लगाओगे, और बहुवचन आता तो हेड लगाओगे, सॉरी हैव लगाओगे। अगर हेड इसमें दिया गया कहीं तो हेड लगाओगे, क्योंकि हेड पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, ये दोनों में लगती है, एक वचन और बहुवचन। उसके साथ कर्ता लगाओगे, उसके बाद बीन शब्द लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उनमें से एक लगा करके टाइम लगा दे। अपन क्या करना है, इनमें इन सारी चीज़ों में आपको चेंजिंग नहीं करना, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित चेंजिंग करनी है क्वेश्चन में। जैसे मान लो ये सेंटेंस रहता है आपके एग्जाम में, रवि हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, तो आपको क्या करना है, हैज़ पहले, इसको एक बात को ध्यान रखना है, इस समय आपको सिर्फ हैज़ को आगे लेके जाना है, ना को हैज़ बीन को, दोनों को। हैज़ यहाँ आ गया, रवि यहाँ आ गया, बीन अपनी जगह रह गया, रीडिंग ए बुक सारा जो है सेंटेंस का पार्ट है वो सारा सेम रह गया। ओके, प्रश्नवाचक हो गया। अब देखो ये अगर पैटर्न रहता है तो क्या करेंगे, यस या नो को नहीं लगाएंगे आगे, आपको बोला गया है। दे हैव बीन वॉचिंग, तो दे का दे आएगा, हैव आगे आएगा, बीन अपनी जगह रहेगा, वॉचिंग सेम पैटर्न रहेगा। समझ में आ गया होगा। नो भी आता है तो भी अपन प्रश्नवाचक वाक्य में नो को लेके नहीं जाएंगे, वी का यू रखाएंगे, ये ध्यान रखना, वी का यू और यू का वी, आई लगा देंगे या वी लगा दे दोगे, यानी यू को आप आई में भी चेंज कर सकते हैं और वी भी चेंज कर सकते हैं, मोस्टली कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई आप बना सकते हो। वी को यू में चेंज करेंगे और यू हेड लग गया सबसे पहले, यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, ये रह गया। अब अगर विल बी और शैल बी आता है तो क्या करेंगे, विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया है। ओके, तो इसमें भी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपके पेपर में पैटर्न ये रहता है कि आंसर का सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विल बी को साथ में नहीं रखना है, विल या सेल रखना है आगे और बी रखना है अपनी जगह, यानी कर्ता से पहले विल या सेल और कर्ता के बाद में बी। जैसे मान लो ये इस प्रकार से आ जाता है आपके पेपर में, यस आई सेल बी वॉचिंग टीवी, तो आई को यू में चेंज करोगे, ठीक है, आई को यू में चेंज करोगे तो यू के हिसाब से विल लगेगा, क्योंकि यहाँ सेल तो आई के हिसाब से है ना, तो यू के हिसाब से विल, फिर बी अपनी जगह, वॉचिंग टीवी आ गया। ओके, अगर इस प्रकार से आता है, नो यू विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, तो यू आई में चेंज होगा, तो आई के हिसाब से सेल आएगा, तो सेल आई बी वॉचिंग
एक्टिव। इस प्रकार से ये सामान्य सा जो है तरीका आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, अगर आपके जो पेपर में विल हैव या सेल हैव आता है तो क्या करोगे? सेल हैव या विल हैव जो कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब है। मान लो अगर आपके एग्जाम में आता है सब्जेक्ट आता है, विल हैव सेल हैव दोनों में से एक आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, हैं? तो क्या करोगे? मान लो इस प्रकार से सेंटेंस दे दिया पेपर में और आपको बोला गया अब इसका क्वेश्चन बनाना है, यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे करोगे? आई और वी को सेल यू में चेंज करोगे, तो यू के हिसाब से क्या लगाओगे? विल लगाओगे, तो विल लग गया। यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ए पेन फॉर माई सिस्टर की जगह क्या लगेगा? योर सिस्टर लगेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगर मान लो इस प्रकार से पैटर्न रहता है, वी सेल हैव वोन ए मैच, तो वी को यू में चेंज करोगे तो विल यू हैव वोन ए मैच। ओके, अगर इस प्रकार से रहता है नो वी सेल नॉट हैव वोन ए मैच, तो फिर विल यू हैव वोन ए मैच, सेम रह गया। अब अगर आता है मान लो विल हैव बीन या सेल हैव बीन, अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्योंकि विल हैव बीन और सेल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित सहायक क्रिया है। तो मान लो ये पैटर्न रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है विल हैव बीन, सेल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर्स में से दोनों में से एक, और टाइम से संबंधित। तो क्या करोगे? कर्ता के अनुसार विल या सेल को पहले लगाओगे, फिर कर्ता लगाओगे, फिर हैव बीन अपनी जगह रखेंगे आप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से एक, और टाइम। जैसे मान लो इस प्रकार का पैटर्न अगर आ जाता है आपके एग्जाम में, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कई बार क्या है, जैसे नीचे प्रश्न आंसर होता है, नीचे क्या होता है? आंसर होता है, ऊपर होता है क्वेश्चन। कई बार नीचे आंसर होता है, ऊपर क्वेश्चन होता है, कई बार ऊपर आंसर होता है, नीचे क्वेश्चन होता है। इस प्रकार को ध्यान रखें। लेकिन ये चीजें जो लिखी है ना, इनको आपको ध्यान से देखना भी, आंसर कहाँ लिखा है और क्वेश्चन कहाँ लिखा है। भी आंसर अगर ऊपर लिखा है तो ऊपर वाली लाइन दी हुई होगी, अगर क्वेश्चन ऊपर लिखा है तो क्वेश्चन नीचे वाली लाइन दी हुई, यानी आंसर दिया होगा। आंसर ये दिया होगा पेपर में आपके भी, आई सेल हैव बीन राइटिंग वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 2 o'clock, ये लाइन आपको दी हुई, यानी जो आंसर लिखा होगा ना वो तो दिया होगा और क्वेश्चन जो है वो खाली होगा, यानी आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या लगेंगे? आई को यू में चेंज करेंगे, यू में चेंज करोगे तो यू के हिसाब से विल आएगा, विल यू हैव बीन अपनी जगह, वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock, इस प्रकार से। और मान लो क्वेश्चन ऊपर आता है, आंसर नीचे आता है, तो आंसर दिया होगा, है ना, आंसर पहले दिया होगा। नो यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 minutes, तो इसमें आपको यू आई में चेंज होगा ना, तो आई के हिसाब से विल तो आएगा नहीं, आई के हिसाब से क्या आएगा? सेल आएगा, तो सेल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 minutes। इस प्रकार से ये आप मतलब फ्रेमिंग क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने नोटबुक में इसको नोट जरूर कर लें, और वीडियो को किसी भी कंडीशन में स्किप ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।